इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 207 पर जो हमें नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट हेडिंग मिलने वाली है, वो मिलने वाली है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। देखिए, मैं आपको यहां एक बात छोटी सी समझा देना चाहता हूं कि आज हम जो फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझाने के लिए डिफरेंट टाइम्स पे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत सारी बातें आपको समझाकर गए। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में, सिलेबस बुक में, मॉड्यूल में, अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें 5 साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं, जिनके बारे में हमें डिटेल करवाई गई है हमारी सिलेबस बुक में और हमारे मॉड्यूल के अंदर। उस सीक्वेंस में 5 साइंटिस्ट जो हैं वो हैं जोसेफ प्रिस्टले, जैन इंजनहाउस, जूलियस वॉन सैक, टी.डब्ल्यू. एंजरमैन और कार्नेलियस वैन निल। ये 5 साइंटिस्ट हमने पढ़ने। लेकिन एक छोटी सी बात मैं क्लियर कर दूं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझाने के लिए या बताने के लिए सिर्फ ये 5 ही साइंटिस्ट नहीं आए हैं, बहुत आए थे, लेकिन हमें पढ़ाए वो 5 जा रहे हैं जो हमें इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझने में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कि आप जब इस प्रोसेस को पढ़ें तो प्रोसेस की बातें समझने में आपको इन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स हेल्प करें। इसलिए 5 साइंटिस्ट की उस कड़ी में हम जब बात करेंगे तो सबसे पहला नाम जोसेफ प्रिस्टले का है। प्रिस्टले 1733 टू 1804 तक रहे। इनका जो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो इन्होंने परफॉर्म करवाया था 1770 में, और इनके जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को बेल जार एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक कांच का बर्तन है बड़ा सारा, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया था। आप देखना चाहें तो यह हमारे एनसीईआरटी का ही फिगर है। हमारे मॉड्यूल और एनसीईआरटी दोनों जगह यह गिवन है। इसी फिगर को हम समझेंगे। एक बात याद रखिए, जोसेफ प्रिस्टले जब बेल जार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहे थे तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जोसेफ प्रिस्टले ने इस एक्सपेरिमेंट से फोटोसिंथेसिस की बातों को बहुत अच्छे से समझा दिया था। लेटर ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी जोसेफ प्रिस्टले को ही दिया गया। तो यू में रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करवाया था, ये सीरीज करवाई थी 1770 में, और ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट मिला 1774 में। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट पहले हुआ और ऑक्सीजन की डिस्कवरी बाद में। फिर इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट करवाया तो आपको ये समझाना क्या चाह रहे हैं। इन्होंने पहला बेल जार लिया। आप ए बेल जार देखें। बेल जार एक कांच का बर्तन है। इस बर्तन को जिस प्लेट पर रखा गया है, सरफेस पर रखा गया है, अंदर के एनवायरनमेंट और बाहर के एनवायरनमेंट में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इनके अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। क्या किया इन्होंने? बेल जार के अंदर एक बर्निंग कैंडल को रखा, जलती हुई मोमबत्ती रखी और साथ में एक चूहा रखा, माउस। अब इन्होंने नोट किया कि कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद, जो मोमबत्ती है वो बुझ गई है और चूहा जो है वो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है। सेकंड डायग्राम, बी डायग्राम जो आप देखेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? इस बात का आंसर अगर हमसे आज मांगा जाए तो हम कुछ सेकंड्स में यह बात बोल देते हैं कि सर, बेल जार के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन इस चूहे ने और बर्निंग कैंडल ने यूज कर ली, और बेल जार के अंदर
इन्होंने CO2 और CO2 या CO कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हाई कर दिया। CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक है, O2 हमारे लिए लाइफलाइन है, ऑक्सीजन का लेवल खत्म हो गया क्योंकि ऑक्सीजन तो इन दोनों ने यूज कर ली। तो बेल जार में ऑक्सीजन का लेवल निग्लिजिबल हो गया और सफोकेशन की वजह से चूहे की डेथ हो गई और मोमबत्ती बुझ गई। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं ये बात कि जोसेफ प्रिस्टले को ऑक्सीजन के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने कैसे समझाया इसको? उन्होंने समझाया प्योर एयर और इम्प्योर एयर से टर्म लेते हुए। उन्होंने कहा कि जब एक बेल जार में मैंने एक बर्निंग कैंडल और एक माउस, लिविंग माउस को रखा, तो इन दोनों ने कोई ऐसा प्रोसेस किया कि इन्होंने बेल जार के अंदर के प्योर एनवायरनमेंट को इम्प्योर कर दिया। देखिए, प्योर एनवायरनमेंट ऑक्सीजन वाला और इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो उन्होंने कहा कि बर्निंग कैंडल और माउस ने बेल जार के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस किया जिसने प्योर एनवायरनमेंट को इम्प्योर में कन्वर्ट कर दिया और सफोकेशन की वजह से चूहे की डेथ हो गई, दम घुटने की वजह से चूहे की डेथ हो गई। ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट है। फिर उन्होंने सेकेंड टाइम सेम सेटअप लिया, लेकिन चूहा सेम नहीं था। पहले वाला तो मर गया बच्चे, वो तो कैसे जिंदा होगा, चूहा नया है। सेम सेटअप में एक मोमबत्ती, बर्निंग कैंडल, चूहा जो कि ऑलरेडी वो पहले यूज कर चुके हैं, और साथ में एक ग्रीन प्लांट। अगर इस प्लांट के बारे में पूछा जाए तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मिंट प्लांट का यूज किया था। पुदीने का पौधा था मिंट प्लांट। अब हम थोड़ी देर पहले यह बात पढ़ के आए हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब प्लांट करेंगे फोटोसिंथेसिस तो O2 रिलीज करेंगे, फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। इक्वेशन याद करिए, CO2 प्लस H2O कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में और साथ में ऑक्सीजन बनी, क्योंकि वाटर के हाइड्रोजन तो CO2 ने यूज कर लिए अपने रिडक्शन के लिए और रिलीज क्या कर दिया, ऑक्सीजन। और मैंने कहा था वो वही ऑक्सीजन है जो हम यूज करते हैं एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कौन देते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि अपने फोटोसिंथेसिस में वाटर का यूज करते हैं। ऐसा हम पढ़ के आए। तो जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर बर्निंग कैंडल, माउस और उसके साथ एक प्लांट रखा, कौन सा? मिंट प्लांट, तो उन्होंने पाया कि आज टाइम काफी निकल गया है लेकिन अभी तक चूहा खेल कूद रहा है, सफोकेशन उसको फील नहीं हुआ। अगर मैं आपसे यह बात पूछ लूं कि ऐसा क्यों हुआ, तो वही बात आज आप विद इन सेकेंड्स ये बात बता देंगे कि भाई जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और इस ऑक्सीजन का यूज चूहा भी करेगा और बर्निंग कैंडल भी करेगी। और चूहा जिंदा है, कैंडल अभी तक बुझी नहीं है। लेकिन बच्चे आप ये बात भी यहां ध्यान दीजिए कि बर्निंग कैंडल ने और माउस ने CO2 भी बनाई है, CO2 भी बनाई है। इसका मतलब प्लांट जो O2 रिलीज कर रहा है उसके साथ ही साथ वो इस CO2 को यूज भी तो कर रहा है, क्योंकि अभी हम मोल के हाफली एक्सपेरिमेंट में ये बात पढ़ के आए हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। अब जोसेफ प्रिस्टले के अकॉर्डिंग चले तो उन्होंने कहा कि जब मैंने सेकंड टाइम मेरे एक्सपेरिमेंट में बर्निंग कैंडल और माउस के साथ एक ग्रीन प्लांट को रखा तो हमने पाया कि सफोकेशन लंबे टाइम तक फील नहीं हुआ एज कंपेयर टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब उन्होंने यह कंक्लूड किया कि बर्निंग कैंडल और माउस जो कि बेल जार के अंदर के प्योर एनवायरनमेंट को इम्प्योर कर रहे हैं। प्योर से मतलब O2 वाला एनवायरनमेंट और इम्प्योर से मतलब CO2 वाला एनवायरनमेंट। तो वहीं ये ग्रीन प्लांट्स कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं,
कोई ऐसा प्रोसेस करते हैं जो कि बेल जार के अंदर के इम्प्योर एनवायरनमेंट को फिर से प्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो बैड एयर मतलब इम्प्योर एयर मींस CO2 का यूटिलाइजेशन करते हैं और रिलीज गुड एयर करते हैं, प्योर एयर को रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए बैड एयर ज्यादा अच्छी है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस प्लांट की ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छी है। हमारी ग्रोथ के लिए CO2 का होना जरूरी है, O2 का होना जरूरी है। CO2 तो हम खुद रिलीज कर रहे हैं, O2 हम इनहेल करते हैं, CO2 हम रिलीज करते हैं। प्लांट CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं और O2 हमारे लिए यूजफुल है। इसलिए तो हम कहते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। क्यों? जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी और उतना अच्छे से हम रेस्पायर कर पाएंगे, ब्रीथ कर पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। ये सीधी सी बात बताई। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था तब ऑक्सीजन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेटर ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट प्रिस्टले के पास ही, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स को आगे वो जब लेकर गए तो उनको क्लियर हुआ कि भाई वो गैस ऑक्सीजन गैस है। चलिए, उन्होंने क्या यूज किया? एक बेल जार यूज किया। इस बेल जार में एक माउस रखा, वुड सून सफोगेट इन द क्लोज स्पेस, जो कि जल्दी ही सफोगेशन की वजह से अंदर मर गया है। ही कंक्लूड दैट, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि बर्निंग कैंडल और जो एनिमल है वो जो ब्रीथ करेगा उस एयर का यूज कर लेगा, बोथ समहाउ डैमेज द एयर। तो इसका मतलब वो अंदर के प्योर एनवायरनमेंट को क्या कर देंगे? इम्प्योर कर देंगे। डैमेज द एयर मतलब अंदर का जो प्योर एनवायरनमेंट है O2 वाला उसको डैमेज कर दिया, फर्स्ट बात है। बट व्हेन ही प्लेस्ड ए मिंट प्लांट, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उन्होंने जो ग्रीन प्लांट यूज किया था वो मिंट यूज किया था। इन सेम बेल जार ही फाउंड दैट माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यूड बर्न। कैंडल लगातार जल रही है और माउस अभी भी जिंदा है। उसका कारण क्या था? हम बता चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे O2 रिलीज करते हैं। इसका मतलब प्लांट जो एयर डैमेज हो चुकी है उसे फिर से रिप्लेस कर देता है और ग्रोथ भी करता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो अल्टीमेटली प्रिस्टले हाइपोथेसाइज्ड एज फॉलो, प्लांट रीस्टोर द एयर, मतलब जिस एनवायरनमेंट को इंप्योर किया माउस ने और बर्निंग कैंडल ने, उसे फिर से रीस्टोर कर दिया है। किसने? प्लांट ने, जो कि ब्रीथिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल रिमूव कर रहे थे। उस प्लांट ने फिर से क्या कर दिया है बच्चे? रीस्टोर कर दिया है। ये एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्टले का बेल जार एक्सपेरिमेंट। चलिए, जोसेफ प्रिस्टले के बाद अब जो हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जैन इंजनहाउस। देखिए बच्चे, जैन इंजनहाउस ने भी बेल जार एक्सपेरिमेंट ही किया था, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट से थोड़ा अलग है। जोसेफ प्रिस्टले ने जो बेल जार एक्सपेरिमेंट किया उससे उन्होंने हमें यह समझाया कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो बैड एयर को रिप्लेस करते हैं। प्रोसेस उन्होंने नहीं बताया कि फोटोसिंथेसिस है, लेटर हमें पता चल गया कि वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। अब जैन इंजनहाउस ने उसी कड़ी को आगे बढ़ाया और जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को ही यूज किया, बेल जार एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया? 2 बेल जार लिए, जैसे मैं इसको मार्क कर रहा हूं, बेल जार ए और बेल जार बी। इन्होंने इस बेल जार में वही एक चूहा और एक प्लांट, दूसरे में भी एक चूहा और एक प्लांट को रखा, लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बर्निंग कैंडल का यूज नहीं किया, मोमबत्ती का यूज नहीं किया। बिल्कुल सही है। अब एक बेल जार तो उन्होंने रखा लाइट की प्रेजेंस में और दूसरा बेल जार उन्होंने रखा लाइट की एब्सेंस में। मतलब एक बेल जार लाइट की प्रेजेंस में और दूसरा एब्सेंस में है। अब देखिए, इन दोनों फिगर्स को ए और बी को देखकर आप दिमाग लगाइए कि कौन सा चूहा जिंदा बचेगा। तो आपका सीधा आंसर आएगा कि जो बेल जार लाइट की प्रेजेंस में है वहां वाला चूहा लंबे टाइम तक जिंदा रहेगा। डार्कनेस वाले बेल जार में चूहा
जल्दी ही मर जाएगा सफोकेशन की वजह से। कंक्लूजन क्या निकलते हैं? जोसेफ प्रिस्टले यह कह रहा है कि प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीस्टोर ऑफ द डैमेज एयर, कि जो एयर डैमेज की है माउस ने और बर्निंग कैंडल ने, उसे रीस्टोर कौन कर रहा है? प्लांट। जोसेफ प्रिस्टले के बाद जैन इंजनहाउस ये बात समझा रहे हैं कि भाई प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्योरिटी ऑफ एयर बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिर्फ प्लांट प्रेजेंट हो जाने से बैड एयर रिप्लेस हो जाएगी या एयर की प्योरिटी जो है उसको बनाया रखा जा सकेगा, सिर्फ प्लांट प्रेजेंस होने से ही ऐसा नहीं है। उस प्लांट को लाइट भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम ये बात पढ़ के आए हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस होता तो लाइट की प्रेजेंस में ही है। तो जैन इंजनहाउस के एक्सपेरिमेंट ने क्या समझाया? इन्होंने प्योरिटी ऑफ एयर के लिए लाइट की इंपॉर्टेंस आपको समझाई कि भाई ग्रीन प्लांट डैमेज एयर को प्योर करते हैं, यह बात सही है, लेकिन करते हैं लाइट की प्रेजेंस में। इसका मतलब इन्होंने लाइट की एसेंशियलिटी को समझाया यूजिंग ए सिमिलर स्टेप। मैं कह रहा हूं जो स्टेप सेटअप किसका था? जोसेफ प्रिस्टले का। वही सेटअप है, बेल जार सेटअप है, वन यूज्ड बाय द प्रिस्टले, जो कि यूज किया जा चुका है प्रिस्टले द्वारा, बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन द डार्क एंड वंस इन सनलाइट। अब क्या हुआ कि सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइड द एयर फॉलोड बाय बर्निंग कैंडल और द ब्रीथिंग एनिमल। जो एनिमल ने, बर्निंग कैंडल ने फाउल कर दिया है, डैमेज कर दिया है जिस एयर को, उसको रिप्लेस और रिस्टोर करने के लिए लाइट क्या है? एसेंशियल। यह समझाया जैन इंजनहाउस के एक्सपेरिमेंट में। अब मैं कह रहा हूं कि जैन इंजनहाउस ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो जोसेफ प्रिस्टले के बाद किया, और हम यह भी कह चुके हैं कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी जोसेफ प्रिस्टले के बेल जार एक्सपेरिमेंट के बाद हुई। ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में रिलीज करते हैं, इस बात को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हमें जैन इंजनहाउस का भी पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस बुक में गिवन है। एनसीईआरटी पेज नंबर 207 का लास्ट पैराग्राफ है बच्चे। ये आप देखेंगे कि इंजनहाउस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एनसीईआरटी लिखती है एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, एक इजी एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको समझ में आएगा कि ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक वाटर सबमर्ज प्लांट लिया, मींस एक एक्वेटिक प्लांट लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं कि हमारे पास एक प्लांट है हाइड्रिला, एक एक्वेटिक प्लांट है। इसे हम एक बोतल के अंदर रख रहे हैं, पॉन्ड वाटर के अंदर हमने साथ में इसको रखा। जैसा इसका एनवायरनमेंट था वैसा एनवायरनमेंट इसको देने की कोशिश की है, और ऊपर हमने ऑक्सीजन बल्ब हमारे दिख रहे हैं। बबलर के अंदर एक पाइप लगाई हुई है हमने बोतल के ऊपर यहां पर, जो कि एक बबलर है जिसके अंदर ये पूरा पानी भरा हुआ है अच्छे से। अब इस पूरे सेटअप को आप क्या करो, लाइट की प्रेजेंस में रखो, इस पे लाइट गिराओ। जब आप इस पूरे सेटअप पे लाइट गिराएंगे तो आप पाएंगे कि जो हाइड्रिला प्लांट है यहां से छोटे छोटे बबल्स उठते हुए दिखेंगे, और इस बबलर के यहां पर जाकर ये बबल्स इकट्ठे हो जाएंगे टॉप वाले रीजन के अंदर। ये जो बबल्स हैं ये कौन से प्लांट से निकल रहे हैं? हाइड्रिला से। हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट है, ग्रीन प्लांट है। पानी के अंदर मुझे एयर बबल्स दिखेंगे ऊपर जाते हुए। एयर हल्की है तो पानी में ऊपर की तरफ जाएगी तो एयर बबल्स दिखेंगे। और जब इन बबल्स को हमने जाकर बाद में स्टडी किया तो पता चला कि वो बबल्स किसके थे? ऑक्सीजन के थे। तो क्या बोला गया इस एक्सपेरिमेंट से? क्या प्रूफ हुआ कि जो प्लांट्स हैं वो लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। यही तो दिख रहा है हमें यहां पर। तो इंजनहाउस इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद द एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक का एग्जांपल मैंने यहां हाइड्रिला लिया है बच्चे, शो दैट in bright sunlight small bubbles were formed
अराउंड द ग्रीन पार्ट्स वाइल इन द डार्क दे डिड नॉट। इसका मतलब ये बबल कब दिखेंगे, लाइट की प्रेजेंस में या लाइट की एब्सेंस में। तो बात आती है कि लाइट की प्रेजेंस में ये बबल्स हमें दिखाई देंगे। लाइट है, लाइट गिर रही है तो प्लांट से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है और बबल्स बन रहे हैं। फिर लेटर ही आइडेंटिफाई दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन। तो बाद में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये किसके बबल्स हैं, ऑक्सीजन के बबल्स हैं। हेंस ही शो दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये बात सही है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये बात सही है, लेकिन पूरा प्लांट नहीं, प्लांट के केवल ग्रीन पार्ट्स। मेनली हम ग्रीन पार्ट्स में इंक्लूड लीफ को करते हैं, लीफ के अलावा भी प्लांट में पार्ट ग्रीन हो सकते हैं। ये जो पूरा हमने एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला पढ़ा है वो हम बात कर रहे हैं जैन इंजनहाउस की। तो पहले साइंटिस्ट जोसेफ प्रिस्टले, दूसरे साइंटिस्ट जैन इंजनहाउस। अब जोसेफ प्रिस्टले और जैन इंजनहाउस का एक्सपेरिमेंट बेल जार एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। थर्ड नंबर के जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जे.वी. सैक्स। 1854 में इन्होंने ये बताया है आपको। इनका पूरा नाम जूलियस वन सैक्स। चलिए, इन्होंने जब बात आपको समझाई एक्सपेरिमेंट से, तो एनसीईआरटी ने क्या किया कि इनका एक्सपेरिमेंट तो नहीं दिया है जूलियस वन सैक का। मैंने कहा इनका पूरा नाम ये देखो, एनसीईआरटी में आपको एसटीज दिखेगा। इनका एक्सपेरिमेंट तो नहीं दिया, लेकिन इनका कंक्लूजन लिखा हुआ है। वो कंक्लूजन एक बार मैं आपको समझाता हूं, फिर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी बहुत अच्छे से बात। हमने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है, बिल्कुल होता है। क्या पूरा प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है? तो हम कहते हैं नहीं, प्लांट में ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, अब एक बात समझिए कि ग्रीन पार्ट में भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। बात करते हैं कौन है। उस स्ट्रक्चर में परफॉर्म होगा प्रोसेस। कौन सा? फोटोसिंथेसिस। हमारे चैप्टर का नाम ही है। उस प्रोसेस से बनेगा फूड और उस फूड को प्लांट स्टोर कर लेता है। तो इन्होंने क्या बोला अपने कंक्लूजन में? इन्होंने बोला कि ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन पार्ट्स में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस से फूड बनता है और प्लांट उसे स्टोर कर लेते हैं। इनको उस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था कि वो स्ट्रक्चर कौन है जिसमें फोटोसिंथेसिस चल रहा है, लेकिन आज हम उस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए वो क्लोरोप्लास्ट है। फोटोसिंथेसिस कहां परफॉर्म होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। प्रोसेस कौन सा है जी? प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस से फूड बनता है। फूड क्या बनता है जी? ग्लूकोज बनता है, और उसे प्लांट क्या कर लेंगे? स्टोर। अब स्टोर क्या करते हैं प्लांट? प्लांट स्टोर करते हैं बच्चे स्टार्च। तो इनको नहीं पता था कि उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इनको नहीं पता उस प्रोसेस का नाम क्या है, उनको नहीं पता कि वो ग्रीन क्यों है, लेकिन लेटर हमें यह बात पता तो चली ना। फिर भी इन्होंने आपको यह बात समझा दी कि भाई ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जिसे आज हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस जिसे आज हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, उसमें उस प्रोसेस से बनेगा फूड जिसे आज हम ग्लूकोज कहते हैं, और उसे कर लेते हैं प्लांट स्टोर जिसे हम स्टार्च के नाम से जानते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे जूलियस वॉन सैक ने क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, स्टार्च और ग्लूकोज का इंटर रिलेशनशिप समझाया कि इन चारों में रिलेशन क्या है। चलिए, जूलियस वॉन सैक प्रोवाइडेड द एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो करेगा तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा, ये तो पक्का है।
ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर एज स्टार्च. हिज लेटर स्टडीज शो दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन द प्लांट. उनको नहीं पता वो ग्रीन सब्सटेंस कौन है, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो ग्रीन सब्सटेंस कौन है, क्लोरोफिल. एज वी नो इट नाउ, अब हम जानते हैं. फिर इज लोकेटेड, ये क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट कहां लोकेटेड है, स्पेशल बॉडीज में, स्ट्रक्चर में, जिसे उनको नाम नहीं पता था, लेटर कोल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसे आज हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं. चलिए, विद इन द प्लांट सेल ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन द प्लांट, ये बात ध्यान देने लायक है, ग्रीन पार्ट्स इन द प्लांट इज वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड दिस ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर एज स्टार्च. तो अल्टीमेटली उन्होंने हमें चार बातों के बीच में रिलेशन समझा दिया कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिससे फूड बनता है ग्लूकोज, और प्लांट उसे स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में. तो इन चारों का हमें क्या समझा दिया उन्होंने, इंटर रिलेशनशिप. चलिए, इसी कड़ी में आपको मैं समझाऊं. नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं, अगर आप अपनी सिलेबस बुक में जाएंगे, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, तो आपको नेक्स्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 208 के फर्स्ट पैराग्राफ पर तो मिलेंगे जूलियस वॉन सैक, और सेकंड पैराग्राफ में जो साइंटिस्ट मिलेंगे उनका नाम है टी.डब्ल्यू. एंजलमैन. सेकंड पैराग्राफ पे जो साइंटिस्ट मिलने वाले हैं उनका नाम है टी.डब्ल्यू. एंजलमैन. लेकिन आप उस सीक्वेंस में इस बात का ख्याल रखिए कि मैं अभी टी.डब्ल्यू. एंजलमैन के एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं. आगे चल के मैं आपको टी.डब्ल्यू. एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट लाइट रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले समझाऊंगा. इस कड़ी में मैंने आपको कहा था हमारे एनसीईआरटी में 5 साइंटिस्ट हैं, 3 मैं पढ़ा चुका हूं, जोसेफ प्रिस्टले, जैन इंजनहाउस, जूलियस वॉन सैक. इसके बाद नंबर 4 पे एनसीईआरटी पेज नंबर 208 का सेकंड पैराग्राफ है टी.डब्ल्यू. एंजलमैन. मैं उनके बारे में अभी कोई भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये आगे चल के आपको समझ में आएगा. अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो बच्चे आप पाएंगे सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एक्सपेरिमेंट की डिटेलिंग आपको मिलेगी सेक्शन 13.4, और सेक्शन 13.4 एनसीईआरटी में आपको मिलेगा पेज नंबर 210 पे. तो अभी तो हम 208 पे चल रहे हैं. तो जब 210 पे ही समझ में आना है, एनसीईआरटी खुद हमें लिख के दे रही है, तो हम इसे डिस्कस भी 210 पे ही करेंगे. सेक्शन 13.4 में ही डिस्कस करेंगे, उससे पहले नहीं डिस्कस कर रहे. इसलिए सीधा अब मैं 4th के बाद 5th साइंटिस्ट पे आ रहा हूं, जिनका नाम है कार्नेलियस वैन निल. आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर बीच में साइंटिस्ट भूल गए हैं. मैं जानबूझ के छोड़ के जा रहा हूं और बोल के जा रहा हूं कि आगे चल के आपको मैं समझाऊंगा. अभी जो मैं नेक्स्ट साइंटिस्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं उनका नाम है वैन निल. हम शॉर्ट में बोलते हैं सी वैन निल. कार्नेलियस वैन निल नाम है इनका. इनके बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि इनका माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन है. किसके लिए? फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए. माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन, बहुत अच्छी बात है, समझिएगा इस बात को. मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि इनके एक्सपेरिमेंट को माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन क्यों कहा गया. हुआ ऐसा कि फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडीज पहले से चली आ रही हैं, साइंटिस्ट इसके बारे में बातें कर रहे हैं, इनके बारे में स्टडीज कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी डायरेक्शन स्टडीज की गलत थी. उनको सही डायरेक्शन में वैन निल लेके आए थे. इसलिए कहा जाता है कि इनका एक्सपेरिमेंट एक माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट है. पहले तो यह समझें कि माइलस्टोन क्या होता है. माइलस्टोन एक वो पत्थर है, एक वो इंडिकेटर है, जैसे मील का पत्थर कहते हैं, जो आपको यह शो करवाता है कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं हैं. आप सोचिए, मैं किसी ए पॉइंट पे खड़ा हूं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी पॉइंट मेरा डेस्टिनेशन है, और मैं अपने किसी भी व्हीकल से
एक रोड पर निकलता हूं और एक जगह पे जाके मैंने देखा एक रास्ता जा रहा है बी के लिए और एक रास्ता जा रहा है सी के लिए, और मैं इस रोड पे पहली बार निकला हूं, तो बताइए इस पॉइंट से मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, यह मुझे कौन बताएगा? तो उस पॉइंट पर लगाया गया माइलस्टोन मुझे समझाता है कि भाई इधर जाओगे तो बी डेस्टिनेशन है और इधर जाओगे तो सी डेस्टिनेशन है। इसका मतलब यह है कि लोग चले तो आ रहे थे ऑलरेडी रास्ते पर, मतलब स्टडीज करते हुए, लेकिन उनको सही डायरेक्शन में कि भाई अपना प्रोसेस जो है उसकी डिटेलिंग आपको इधर करनी है, सही डायरेक्शन में कौन लेकर आया? वैन निल लेके आया। इसीलिए इनके कंट्रीब्यूशन को माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। लेकिन अब बात आती है कि इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जो लोगों को ये सही डायरेक्शन में ले आए। अब ये बात समझने के लिए हमें वैन निल के बारे में डिटेल करनी पड़ेगी। पहले तो आप ये समझिए कि वैन निल एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। माइक्रो मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर स्टडी करने वाले, बैक्टीरिया वगैरह। तो इनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो प्लांट्स के साथ साथ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पर बेस्ड हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर स्टडी करते हुए ही इन्होंने हमें प्रोसेस समझाने की कोशिश की है। देखिए, माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग द फोटोसिंथेसिस वाज दैट मेड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट Cornelius Van Niel, who based on his studies on the purple and green bacteria, डायवर्सिटी में हमने पढ़ा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो उनके एक्सपेरिमेंट इन्हीं पर थे, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं बच्चे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर ही स्टडी की होगी उन्होंने। demonstrated that the photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduce the carbon dioxide। देखिए, मैं पहले ये बात डेफिनेशंस में पढ़ा के आया हूं कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कर दिया जाता है क्या? रिडक्शन। लेकिन रिडक्शन करवाएगा कौन? करवाएगा कोई एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। जब हमने इक्वेशन पढ़ी तो हमने पढ़ा CO2 प्लस H2O कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज हुई, तो हमने कहा था वहां वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है और CO2 का रिडक्शन हुआ है। तो वो डेफिनेशन जो थी ना, वो कहां से आई थी? वैन निल से तो आई थी कि वाटर का ऑक्सीडेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। लेकिन एक टर्म लग गई है, सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। सर इसका क्या मतलब है? यह बात आपको मैं समझाता हूं। देखिए, सूटेबल टर्म लगाने का मतलब क्या है। इन्होंने जब ग्रीन प्लांट्स के बारे में स्टडी की तो पाया कि जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है वो वाटर है, CO2 प्लस H2O। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं बच्चे बैक्टीरिया में, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं कॉर्नेलियस वैन निल, तो उन्होंने अपनी स्टडी किस पे की? बैक्टीरिया पर, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया पर। तो उन्होंने पाया या उन्होंने देखा कि उनमें जो हाइड्रोजन देने वाला था ना CO2 का रिडक्शन करवाने के लिए, वो H2S था, H2S। अब मैं पहले आपको यह समझा दूं कि वो लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर कैसे आए। फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन थी वो वैन निल से पहले के साइंटिस्ट पढ़ते थे। CO2 प्लस H2O कन्वर्ट्स इनटू C6H12O6 प्लस O2। वैन निल ने उनसे कहा कि ऐसा मत पढ़िए, आप इक्वेशन पढ़िए CO2 प्लस H2O कन्वर्ट्स इनटू C6H12O6 प्लस O2। अब बच्चे जब आप ये दोनों इक्वेशंस देखते हैं तो सीधा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि दोनों इक्वेशन तो सेम है, इनमें क्या चेंज है? आपने कहा कि पहले साइंटिस्ट ऐसे पढ़ते थे, वैन निल ने ऐसे पढ़ाया।
मैं वही बोल रहा हूं बच्चे, रास्ता सेम है, मेरे पास जो व्हीकल है या जो कार है वो भी सेम कंपनी की है, लेकिन एक बंदा सही डायरेक्शन में और एक बंदा गलत डायरेक्शन में है। जो सही डायरेक्शन में है ना, वो पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन तक, चाहे वो पैदल ही क्यों ना हो। लेकिन जो महंगी कार के अंदर है वो तब तक अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो मैं कह रहा हूं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन सेम है, समझने का तरीका अलग है। वैन नील से पहले साइंटिस्ट का यह मानना था कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो CO2 का कार्बन है ना, वो वाटर में जुड़ता है और ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है। वैन नील ने इस बात को खारिज किया और उन्होंने बोला नहीं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 का कार्बन वाटर में जुड़ के ग्लूकोज नहीं बनाता और ऑक्सीजन CO2 से नहीं आती, बल्कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे H2O का जो हाइड्रोजन है वो CO2 में जुड़ता है और ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन वाटर से बाहर आएगी। मतलब इक्वेशन सेम है, समझने का तरीका अलग है। अब जब आप अपनी बात किसी के सामने रखें तो सामने वाले का सीधा आंसर, क्वेश्चन ये होता है आपसे कि भाई कैसे, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा होता है। तो इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं। वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे बच्चे। उन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में लोगों को समझाया तो उन्होंने कहा कि आप प्लांट्स में क्या पढ़ते हैं इक्वेशन। तो उन्होंने कहा हम फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन पढ़ते हैं, CO2 प्लस वाटर, लाइट की प्रेजेंस में CS2 ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। यह इक्वेशन किस में चल रही है? यह इक्वेशन प्लांट्स में चल रही है। फिर उन्होंने कहा चलो बैक्टीरिया की इक्वेशन बताओ, बैक्टीरिया में इक्वेशन कैसे होती है फोटोसिंथेसिस की। तो लोगों ने समझाया कि CO2 प्लस H2S, मतलब जहां वाटर यूज हो रहा है प्लांट्स में, बैक्टीरियाज में क्या यूज होगा? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में H2S यूज होगा। चलिए क्या बनता है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है और क्या निकलता है? सल्फर निकलती है। तो उन्होंने कहा बस हो गया फिर मेरा आंसर। देखो आप, अगर मैं आपके अकॉर्डिंग चलूं तो होना यह चाहिए था कि कार्बन H2S में जुड़ता और यहां CH2S होता और ऑक्सीजन बाहर निकलती, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। हुआ तो यह है कि सल्फर बाहर निकला है। अगर सल्फर बाहर निकला है तो जुड़ा कौन है? हाइड्रोजन जुड़ा है। उस दिन के बाद यह बात मान ली गई कि यस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 का रिडक्शन होता है और रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देने वाला कंपाउंड ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड सूटेबल होगा अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म। अगर आप इस प्रोसेस को प्लांट्स में पढ़ेंगे बच्चे तो हाइड्रोजन डोनर वाटर होगा, और अगर आप इस प्रोसेस को बैक्टीरिया में पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन डोनर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। उस दिन के बाद हम पढ़ने लग गए हैं कि फोटोसिंथेसिस इज रिडक्शन ऑफ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। और सूटेबल टर्म से मतलब यहां है कि ऑर्गेनिज्म जैसा होगा उसका हाइड्रोजन डोनर भी वैसा ही होगा, क्योंकि हमें मतलब हाइड्रोजन से है, दे कौन रहा है इससे थोड़ी मतलब है। तो ग्रीन प्लांट्स में, इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2। O2 बाहर निकल गई है। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, फिर क्या निकालते हैं? जब वो यूज करते हैं H2S का इंस्टीड द हाइड्रोजन डोनर for the purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not O2। मतलब आप ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म सल्फर निकालते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सल्फेट निकालते हैं, लेकिन सल्फर वाला कंपाउंड निकलेगा, ये फिक्स हो गया। और प्लांट्स में वाटर यूज होगा तो ऑक्सीजन निकलेगी। चलिए, हेंस ही इंफर्ड दैट
द O2 evolved by the green plant come from water, नोट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि पहले वाले साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन किससे निकल रही है, CO2 से निकल रही है। वैन नील ने कहा नहीं नहीं, इधर देखो, वाटर से आ रही है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही। कार्बन डाइऑक्साइड का तो रिडक्शन हुआ है। उस दिन के बाद हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ने लग गए हैं, रिडक्शन ऑफ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। चलिए, जब आप एनसीईआरटी में कार्नेलियस वैन नील के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ रहे होंगे तो वहां एक बात आपको क्लियर कर दी गई है, वो ये है कि वाटर से ऑक्सीजन बाहर आई है और एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। ये एक्सपेरिमेंटली अभी प्रूव हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है कि इस बात को 100% पुख्ता करने के लिए, बहुत अच्छे से प्रूव करने के लिए कि ऐसा ही होता है, एक टेक्निक यूज की गई, रेडियो आइसोटॉपी टेक्निक। रेडियो आइसोटॉपी टेक्निक, जिसमें इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लिया गया और ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉपी प्रोसेस वैन नील ने परफॉर्म नहीं किया था, बल्कि आपको याद करने हैं साइंटिस्ट रूबेन एंड कामेन, जिन्होंने 1941 में रेडियो एक्टिव आइसोटॉपी प्रोसेस का यूज करते हुए यह बात आपको समझाई कि ऑक्सीजन वाटर से ही निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। देखिए, ये फोटोसिंथेसिस की फुली बैलेंस्ड इक्वेशन है। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं आपसे ये बात बच्चे, कि अब तक मैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिख रहा था बच्चे, अब मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूं। CO2 में 6 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां थी, ऑक्सीजन रिलीज होने पर प्रॉब्लम थी। वैन नील कह रहे थे कि ऑक्सीजन वाटर से आती है, उनसे पहले के साइंटिस्ट कह रहे थे कि नहीं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। बात तो यहीं चल रही थी कि ऑक्सीजन कहां से आती है, तो उन्होंने उसी ऑक्सीजन को मार्क कर लिया। आप देखिए, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लिया उन्होंने। वैसे ऑक्सीजन आपको पता है O16 होता है, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन यूज किया O18 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, ताकि ये मार्क कर पाए पर्टिकुलर उस ऑक्सीजन को कि देखिए ये ऑक्सीजन निकल रही है। अब जब इन्होंने देखा कि भाई ये पूरी इक्वेशन जब कंप्लीट हो रही है और निकलने वाली जो ऑक्सीजन है जो कि एटमॉस्फेयर में जा रही है, फाइनली हमने पता है कि जो ऑक्सीजन यहां से निकलती है वो कहां जाती है, एटमॉस्फेयर में। ये जो O2 निकल रही है, जो ऑक्सीजन निकल रही है, कहां जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है, जिसे हम इनहेल करते हैं। ये प्लांट से तो आई है। अब यही तो क्लियर करना था कि भाई CO2 से आ रही है, वाटर से आ रही है। तो उन्होंने देखा कि जो हमने वाटर में ऑक्सीजन ली वो O18 ली, और जो बाहर निकली ऑक्सीजन वो भी कौन सी निकली, O18 ही निकली। इसका मतलब ऑक्सीजन जो आ रही है वो वाटर से ही आ रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि बाकी जगह तो ऑक्सीजन थी O16, तो O18 ऑक्सीजन कहां थी, केवल वाटर में। तो जो वाटर में ऑक्सीजन थी वही बाहर आई है। ये क्लियर कैसे हुआ, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से। और उस दिन के बाद ये बात प्रूव हो गई कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर से रिलीज होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। एनसीईआरटी ने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप टेक्निक लिखा जरूर है टर्म, लेकिन साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा है बच्चे। ये आपको मॉड्यूल में मिलेगा, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा जरूर और आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे हो गए हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट के साइंटिस्ट। पढ़ने कितने थे, 5, पढ़ाए कितने, 6, उसमें से एक अभी बाकी हैं, TW एंजलमैन, जिनके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं।